हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग में इनवैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स बाय काउंटर एग्जांपल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आपको कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा और कोई काउंटर एग्जांपल देकर, काउंटर एग्जांपल का मतलब होता है एक ऐसा एग्जांपल दोगे जो दिए गए स्टेटमेंट को अपोज करेगा। ठीक है, उसकी हेल्प से हम दिखाएंगे कि दिया गया स्टेटमेंट इनवैलिड है। तो इनवैलिडिटी को चेक करने के लिए, वैलिडिटी को नहीं, इनवैलिडिटी को चेक करने के लिए हम काउंटर एग्जांपल्स का यूज कर सकते हैं, बट वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम काउंटर एग्जांपल का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है कि जनरेटिंग स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ अ स्टेटमेंट डू नॉट प्रोवाइड वैलिडिटी ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपको किसी स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है तो आप उसके फेवर में 1 2 3 4 5 6 जितने स्टेटमेंट आप जनरेट कर लो, बट किसी स्टेटमेंट को फेवर करने के लिए जो स्टेटमेंट जनरेट किए आपने वो वैलिडिटी को नहीं बताता है कभी भी मैथमेटिक्स में। बट इनवैलिडिटी को बताने के लिए, मतलब स्टेटमेंट को फॉल्स बताने के लिए, अगर आप एक भी स्टेटमेंट उसके अपोज में जनरेट कर देते हो तो दिया गया स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो इनवैलिडिटी दिखाने के लिए हम काउंटर एग्जांपल्स का यूज कर सकते हैं, बट वैलिडिटी दिखाने के लिए हम काउंटर एग्जांपल्स का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए ये P Q M N, ठीक है, ये चार स्टेटमेंट्स मेरे को दिए गए हैं। पहला मैं आपको लेके समझाता हूं। देखिए बोला जा रहा है if n is an odd integer then n is prime। इसकी हमें वैलिडिटी चेक करनी है। ठीक है, या इसमें देखिए बोला जा रहा है कि ये इनवैलिड है, आप काउंटर एग्जांपल देके बताइए। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसके फेवर में स्टेटमेंट लगाने शुरू किए। देखिए कैसे, if n is an ऑड इंटीजर, ठीक है, तो मैंने कोई ऑड इंटीजर लिया, कोई ऑड इंटीजर लीजिए आप, आपने 3 लिया, ठीक, देन n इज प्राइम, तो वो प्राइम भी है, यहाँ पे तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से वैलिड हो जाना चाहिए। बट मैंने क्या बताया, वैलिडिटी चेक करने के लिए आप उस स्टेटमेंट के फेवर में कितने भी स्टेटमेंट जनरेट कर लो, वो वैलिड नहीं होगा इन एग्जांपल्स से। कोई एग्जांपल देंगे वो वैलिड नहीं होगा, उसके लिए आपको पुराने मेथड ही फॉलो करने हैं जो आपको बताए गए। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लीजिए 21 है, n की वैल्यू मैंने 21 ले ली, ठीक है ना। देखिए 21 मैंने n की वैल्यू ली, ये भी एक ऑड इंटीजर है, लेकिन अब 21 प्राइम तो नहीं है ना। 21 कहाँ प्राइम है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 7 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यही मैंने नोट किया। वैलिडिटी चेक करने के लिए आप स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उसके फेवर में स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हो। ठीक है, केवल इनवैलिडिटी किसी स्टेटमेंट की दिखाने के लिए आप उसको काउंटर करने के लिए आप एक एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल हमने दे दिया, n is an odd integer then n is prime। ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसके आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। जैसे कि आपने n लिया मान लीजिए 27, ठीक है, और n लिया आपने 21, ये दो एग्जांपल ले लिए मैंने n of n। ठीक है, ये ऑड इंटीजर तो है बट ये प्राइम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 27, 21, 25, these numbers are odd integers but they are not prime, तो given statement is false। तो ये क्या हो गया, false। और देखिए इसको थोड़ा सा लिखने का स्टाइल क्या है, ऐसे लिखोगे, अगर आपको इसको इनवैलिड करना है ना दिए गए स्टेटमेंट को, या वो इनवैलिड है, उसकी इनवैलिडिटी को आपको चेक करना है, तो if p then not q करना है, if p then not q। देखिए कैसे, यही तो किया है मैंने। if ये क्या है, p है, तो मैंने देखिए क्या किया, if n is equals to मैंने कितना लिया 27, if n is equals to कितना लिया मैंने 27, then क्या दिखाना है मुझे, not q। ठीक है, then not q, तो ये दिखा तो दिया, then n is not prime, then n का मतलब 27 is not prime, तो ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। ठीक है ना, तो काउंटर एग्जांपल में क्या रूल चलेगा, इफ देन में इफ p then not q आपको दिखाना होगा। जैसे कि और कोई इफ देन वाला है, हाँ ये देखिए, ये अभी दो मैं बीच के छोड़ दे रहा हूं, इफ देन वाला देखिए पहले क्या बोला जा रहा है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल का मतलब एक एंगल उसका 90 से ज्यादा होना चाहिए। आइए जरा देखते हैं क्या रूल लगाना है इफ देन में, इफ p then not q। चलिए इफ एक ट्राइंगल देखिए बना लिया यहाँ पे, ठीक है, तो इफ p मतलब इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, तो इफ p then all the angles of triangles are equal। ये भी x, ये भी x, ये भी x,
एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, x प्लस एक्स प्लस एक्स 180, तो 3x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो देन ऑल द एंगल्स आर कैसे आ गए हमारे 60 डिग्री। और देखिए इनमें से कोई भी एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इनमें से कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। तो क्या हो गया, इफ P लेके चले थे हम और क्या आ गया, देन नॉट Q आ गया। कैसे नॉट Q आ गया, Q क्या था आपका, ये था ना Q, द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये Q था, हमारा क्या आ गया, देन निगेशन ऑफ Q आ गया, मतलब द ट्राइंगल इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा हर एक एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनवैलिडिटी में एक एग्जांपल देके, एक काउंटर एग्जांपल देकर स्टेटमेंट को वैलिड प्रूफ कर सकते हैं, स्टेटमेंट को इनवैलिड प्रूफ कर सकते हैं, बट वैलिडिटी के लिए हम उसके सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे। हम उसके लिए वही सारे मेथड यूज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किए थे, डायरेक्ट मेथड और कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्राडिक्शन, ये सारे। चलिए आते हैं नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी, एनी रियल नंबर ए एंड बी, याद करिए नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में आ रहे हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, सब रियल नंबर होते हैं। तो फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी, a square is equals to b square implies a is equals to b। तो ये भी कैसा है, if then टाइप का है ना, ये क्या है, if then टाइप का। if a square is equals to b square then a is equals to b। तो इसको इनवैलिड करने के लिए हमें क्या करना होगा, if p then negation of q, है ना। तो चलिए सपोज a की वैल्यू ली मैंने -3 और b की वैल्यू ली मैंने 3, तो देखिए जरा, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b मतलब -3 का स्क्वायर। ये तो ट्रू है क्योंकि 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9 और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9। तो इफ p मतलब p तो ट्रू आ रहा है, बट q कैसा आना चाहिए, फॉल्स। देखिए देन a इज इक्वल्स टू b इन्होंने दिया हुआ था, हमारा क्या आ रहा है, a इज नॉट इक्वल्स टू b। क्यों, क्योंकि देखिए a की वैल्यू क्या है -3 और b की वैल्यू क्या है 3, और -3 कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता है, हमें पता है। देन 3 इज नॉट इक्वल्स टू -3, तो हम क्या लिखेंगे, देन a इज नॉट इक्वल्स टू b। ये a इज नॉट इक्वल्स टू b है क्या, ये निगेशन ऑफ q है। तो हम क्या लिख देंगे, फाइनली हम लिख देंगे इफ p then negation of q, therefore the given statement is not true, the given statement is false। ये भी क्या है, false है। p हो गया, q हो गया, m देखिए, the equation x square minus 1 is equals to 0 does not have a root lying between 0 and 2। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ये इक्वेशन दी हुई है आपको एक x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। चलिए पहले इसके हम रूट निकाल लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है ना, स्क्वायर रूट लोगे तो 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, देखिए क्या आया, +1 आया और क्या आया, -1 आया। दो वैल्यूज आई हैं x की, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू आएंगी। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं does not have a root lying between 0 and 2। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं 0 और 2 के बीच में रूट नहीं है, लेकिन हमारा तो आ गया। ये देखिए 0 और 2 के बीच में कौन आता है, +1 आता है। ठीक है, नंबर लाइन बनाइए, 0 ये 1 ये 2, 0 2 के बीच में 1 आता है, हमारा आ गया। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 0 और 2 के बीच में नहीं आता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब इनवैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है ना, तो ये चार हो गए। इसके बाद एक्सरसाइज 14.5 में आपको क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स
इन ईच केस गिव अ वैलिड रीजन फॉर सेइंग सो। ठीक है, आपको रीजन देके बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखिए अब इसमें ना डेफिनेशन लगा दो आप कॉर्ड की। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे सर्कल। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट किस पे पड़े होते हैं, किस पे लाई करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर। ठीक है ना, ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड के एंडिंग पॉइंट किस पर लाई करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बट रेडियस कॉर्ड नहीं हो सकती, कैसे, क्योंकि रेडियस के एंड पॉइंट एक तो सर्कमफेरेंस पे लाई करता है, दूसरा सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई नहीं करता है, इसलिए रेडियस कभी भी कॉर्ड नहीं होगी। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है। रीजन भी हमने दे दिया, क्या रीजन दिया, हमने बताया कि जो कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट कहां पर लाई करते हैं, सर्कमफेरेंस पे, बट रेडियस के एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट तो सर्कमफेरेंस पे लाई करता है बट दूसरा उसके सेंटर पर लाई करता है, इसलिए रेडियस कॉर्ड नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए जरा, द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ध्यान दीजिए जरा, ईच लगा हुआ है, ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो पहला तो फॉल्स हो गया। क्या बोला जा रहा है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल बना लेते हैं, ये सेंटर है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, कॉर्ड के एंड पॉइंट कहां पर लाई करते हैं, सर्कमफेरेंस पे। ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, और सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, यस, डायमीटर, जो कि कहां से जाती है, सेंटर से। ठीक है ना, तो देखिए जो सेंटर होगा ना वो डायमीटर को तो बाइसेक्ट करेगा, जो सेंटर होगा वो डायमीटर को तो बाइसेक्ट करेगा, चाहे जितने भी डायमीटर हम ड्रॉ कर लें, सेंटर डायमीटर को तो बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, बट सेंटर हर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं करता है। देखिए ये वाली जो कॉर्ड है, नाम रख देता हूं मैं, कॉर्ड ए बी, इसमें सेंटर ही नहीं आ रहा है तो बाइसेक्ट कहां से करेगा। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन एलिप्स। चलिए ये देखते हैं भाई ट्रू है कि फॉल्स है। सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स की जो जनरल इक्वेशन है वो हमें लर्न होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, और एलिप्स का एक छोटा सा हम डायग्राम भी यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा होता था एलिप्स के चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा। ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर कि ए क्या है, ए बी से बड़ा है। ठीक है ना, और इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। ठीक है ना, अब देखिए अगर आप a को धीरे धीरे कम करते जाओ, a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, b की, तो ये डायग्राम जो है एलिप्स का, ये ऐसे किस में चेंज हो जाएगा, ये सर्कल में चेंज हो जाएगा। देखिए a किसके इक्वल हो जाएगा, b की, है ना। a अभी आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, b से बड़ा, तो a जब b के इक्वल हो जाए, तो यहां पे रख के देखते हैं, if a is equals to b, a की वैल्यू b के अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की जगह मैंने बी स्क्वायर रख दिया, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या बी स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। ये क्या है आपको याद होना चाहिए, ये सर्कल की एक इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है और जिसका रेडियस यहाँ पे कितना है, बी है। तो यहाँ पे रेडियस कितना है, बी है। तो देखिए एलिप्स से ही सर्कल
बन सकता है जब एलिप्स में a इज इक्वल्स टू b हो जाता है। तो सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन एलिप्स। यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या बोला जा रहा है, x and y आर इंटीजर्स such that xy is greater than y, then minus of x is less than minus of y। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट आपने इनइक्वालिटी के रूल में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है आपने इनइक्वालिटी के रूल में कि अगर आपको कोई इनइक्वालिटी दी हुई है, ये इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन लगा है ना, ग्रेटर देन या लेस देन, अगर आपको कोई इनइक्वालिटी दी है और अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। देखिए जैसे कि आपको पता है, नंबर लाइन बना लेता हूं। चलिए सबसे पहले ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये +1 है और ये +2 है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे लिखा है कि 2 इज ग्रेटर देन 1, ये देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1, भाई चलो ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, -2, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1। अब मैं ना ऐसा नहीं बोल सकता हूं, अब मैं ग्रेटर देन नहीं लगा सकता हूं। क्यों? नंबर लाइन पे जाइए, देखिए जो -1 है वो -2 के राइट हैंड साइड आता है, -1 -2 के राइट हैंड साइड आता है, तो -1 -2 से क्या है, यस बड़ा है, ग्रेटर है उससे। तो यही रूल हमने बनाया हुआ है कि अगर हम -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो -2 इज लेस देन -1। तो ये गिवन स्टेटमेंट क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। और हाँ, इसका रीजन हम क्या देंगे, इसका रीजन हम लिखेंगे बाय द रूल ऑफ इनइक्वालिटी। हमने पढ़ा इक्वेशन में, बाय द रूल ऑफ इनइक्वालिटी। बाकी आप खुद भी लिख सकते हो, फिर मल्टीप्लाई बाय एनी नेगेटिव इंटीजर ऑन बोथ साइड, देन द साइन ऑफ इक्वालिटी विल बी चेंज। अब देखिए जरा, √11 इज अ, क्या बोला जा रहा है, रैशनल नंबर, ठीक है ना। आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव भी कर सकते हो, है ना, कि ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। मतलब इरेशनल प्रूफ करना हमने सीखा है, तो ये रैशनल कैसे हो सकता है। बट आपको ना इसमें कुछ रीजन लिखना है। तो देखिए रीजन हम क्या लिखेंगे, हम रीजन लिखेंगे 11 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, याद रख लीजिए 11 इज अ प्राइम नंबर, बिकॉज 11 किसी से डिवाइड तो होता नहीं, खुद से होता है। तो क्या क्या लिखेंगे हम, 11 इज अ प्राइम नंबर। और 9th या 10th में हम पढ़ के आते हैं कि रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज the square root of any prime number is always irrational, ठीक है ना। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। बट यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर इन्होंने 11 दिया, उसका स्क्वायर रूट वो क्या बोल रहे हैं, रैशनल। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी कोई प्राइम नंबर ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आप 5 ले लो, 5 भी प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं और ओनली 1 से डिवाइड होते हैं, और वो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इनको और कोई 5 को और कोई डिवाइड नहीं कर सकता है 5 के अलावा। तो एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट लोगे ना तो ये रैशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, इरेशनल। देखिए इसी तरीके से √3, इसी तरीके से √2, ये सब इरेशनल है। हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव भी किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर और भी चीज़ें मुझे कहीं से मिलेंगे, कुछ एग्जांपल्स वगैरह, तो मैं आपसे लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।